स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद है, अभिषेक सिंह। इनका परिचय मैं कुछ ऐसा कराना चाहूंगी। आईएएस, एक्टर, सोशल एंटरप्रेन्योर, टाइम्स 40 अंडर 40 में शामिल और साथ ही साथ एक ऐसा इंसान जो हर मुद्दे पर अपने स्वतंत्र विचार रखता है और काफी हद तक प्रभावित भी करता है। मैं तो काफी हद तक प्रभावित हो गई हूं। वेलकम ऑन न्यूज 24 सर। सबसे पहला सवाल, आप इतनी पब्लिसिटी, इतनी फॉलोइंग, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप आईएएस के लिए बने थे, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग, हर मुद्दे पर आप खुलकर बोल रहे हैं। आईएएस क्यों? आईएएस एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो सबसे कहूँगा कि सबको एक बार आईएएस ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ एक्सपोजर आपको इतनी कम उम्र में मिलता है, इतनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, इतने लोगों से आपको मुलाकात होती है, इतने मुद्दों के बारे में पता चलता है, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत निखरता है। लेकिन जो कहते हैं कि 18 घंटे की पढ़ाई, अभी भी बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र जो सुन रहे होंगे, आप जिनके कहा जा सकता है आइकन होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि आईएएस बनना तो हमारे जीवन का सपना है, लेकिन आईएएस के बाद आप एक्टर, और अब जिस तरीके से आपकी एक अलग ही इमेज बिल्डिंग मैं देख रही हूं, तो आईएएस को छोड़ा क्यों? मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने सोचा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो आईएएस में कुछ दिन में रहा, उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं अभिनय के क्षेत्र में कुछ करूं, कला के क्षेत्र में करूं, फिर समाज से जुड़ूं, समाज के लिए कुछ करूं। फिलैंथ्रोपिकल वर्क्स में करता रहता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अब छोड़ करके अच्छी तरह से किया जाए। मैंने जो आपके बारे में सुना कि 2010 के आप आईएएस रहे हैं, पापा ने कहा कि आईएएस लो, तो आपने आईएएस लिया। तो जब आईएएस को छोड़ा 2011 में, जो त्यागपत्र दिया भारतीय प्रशासनिक सेवा से, दर्द हुआ? नहीं, भावुक मोमेंट था ज़रूर, क्योंकि आप आइडेंटिटी जो है मेरी आज की तारीख में, तो वो आईएएस से ही है। इसके अलावा मैंने कुछ किसी और क्षेत्र में कुछ ज़्यादा किया नहीं है कि लोग मुझे जाने। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए छोड़ना, और बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे नहीं पता मैं आगे कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आगे घर कैसे चलेगा मुझे नहीं पता। बट दिल में जुनून था और चाहत थी और उम्मीद है कि बहुत कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में, तो ये सोच करके मैंने छोड़ दिया। इस फैसले में आपका साथ किस किस ने दिया? क्योंकि बता दें, अभिषेक सिंह की पत्नी भी आईएएस हैं, और जाहिर तौर पर जब हम इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो उसमें परिवार का भी सहयोग होता है, साथ होता है, और हमने देखा है किस तरीके से मैम हर फैसले में आपके साथ खड़ी नजर आई हैं। जी, तो वो चूँकि मेरे साथ तैयारियों के दिनों से हैं, पढ़ाई के दिनों से मेरे साथ में हैं, तो उनको पता है, उनको शुरू से पता था मेरा टेम्परामेंट, और उनको पता था कि एक दिन आएगा जब मैं छोड़ करके आगे बढ़ूंगा। तो डरती होंगी फिर तो वो? तो ये अच्छा है कि उनको शुरू से पता था। अगर मैं किसी और से शादी करता और उसको मैं बोलता कि भाई मैं एक दिन छोड़ दूंगा, तो वो डर जाता। रियली? तो तैयारी करने के पहले से ही तय था कि एक दिन आएगा जब ये छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। तो वो तो शुरू से सपोर्टिव थी कि चलो अच्छा है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो। मम्मी मेरी बहुत सीधी हैं, बहुत सिंपल महिला हैं, तो वो तो कहती हैं चलो तुम खुश रहो जो भी कर रहे हो। मेरी सिस्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उसको भी पता है कि मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि बहुत कुछ करना है। पापा को थोड़ा सा लगता है, वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और इतना सम्मान मिलता है, इतनी प्रतिष्ठा मिलती है आपको। यानी शायद हमारे जो दर्शक ये सोच रहे हैं कि अभिषेक सिंह ने आईएएस विवाद की वजह से छोड़ा, वजह वो नहीं रही, वजह ये रही कि आप शुरू से ही चाहते थे कुछ और करना। हाँ, ऐसा कोई विवाद नहीं था, वो तो वक्त ऐसा था कि मीडिया ने उसको इस तरीके से पेश किया, बट ऐसा कभी नहीं था, किसी विवाद की वजह से नहीं छोड़ा मैंने। आप मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया में आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, लोग आपको खूब पसंद करते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, कितना प्यार मिल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है, इतनी एक्सेप्टेंस मिलती है।
और अभी पिछले कुछ दिनों मैंने जौनपुर में काफ़ी कार्यक्रम किए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जबकि जौनपुर में बहुत कम जा पाता था। हालांकि साल में हम लोग एक बार जाते थे, बट गांव जाते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था हम लोगों का लोगों से। और सर्विस में आने के बाद तो बहुत ही कम इंटरेक्शन रहा। तो अभी सर्विस छोड़ने से पहले मैंने थोड़ा जाना शुरू किया और अच्छा खासा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, बहुत प्यार मिला लोगों को। लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा कंट्रोल होना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऑब्वियसली एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों की ज़िंदगी संवारता है, लेकिन कई बार नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। मुझे लगता है वो कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल हो तो बेटर है। और गवर्नमेंट ये ज़रूर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि कोई एक्सट्रीम टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, एक्सट्रीम कंटेंट डाल रहा है जो कि लोगों में एक्सट्रीम इमोशंस भड़का दे। अब चूंकि आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे आप कई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो कि वास्तविकता में है ही नहीं, और लोगों की भावनाओं को आहत कर सकते हो। तो वो ज़रूर होना चाहिए, और वो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स को खुद ही कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरीके के पोस्ट ना डालें, लोगों की भावनाओं को के साथ छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि आप देखो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन गांव में भी है, बट गांव के लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उनको नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पोस्ट नकली भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एजेंडा के तहत हो सकती है। वो ये सोच ही नहीं सकते। तो वो तो उनको तो जो दिखेगा उनको लगेगा कि ये तो एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, ये जो भी बोला जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है वो एकदम सच है। अभी पीछे एक मीम चल रहा था, वो एक्चुअली मीम था, बट कई लोगों ने उसको सच मान लिया कि उसमें रोनाल्डो अपने बोल रहा था कि मैं अपने बेटे का खर्चा नहीं उठा पाता, बहुत ज़्यादा महंगा है, उसका हेयर कट इतना महंगा है, उसका ऐसा है। तो कई लोग उसको शेयर करने लगे, उन्होंने बोला देखो ये अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करता, अपने बेटे के ऊपर खर्च करता है। मैंने कहा कैसी बात करते हो आप? तो वो लोग उस मीम को सच मान रहे थे। बिल्कुल। तो जो जिनका एक्सपोजर कम है उनको डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब आपने तो एक सेकंड में उनकी भावनाएं भड़का दी। अगर आप भड़काना चाहते हो तो जिस भी दिशा में मोड़ना चाहते हो ऐसा कर सकते हो। मीडिया में विचारधारा की लड़ाई भी बहुत ज्यादा चलती है, गोदी मीडिया बोला जाता है। ये आपके इस पर क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है जो लोग नहीं पसंद करते किसी एक पर्टिकुलर तरीके की विचारधारा, वो देखते हैं कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया एक विचारधारा लेकर के चल रही है, तो अब वो उसको अपनी तरह तरह से के नाम से बुलाते हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि मीडिया की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम है न्यूट्रली एक न्यूज़ को रख दे सामने। हम लोग भी जब एकेडमी में थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि भाई येलो जर्नलिज्म। तो येलो जर्नलिज्म क्या है कि एक ट्रक जा रहा था और उसने एक टक्कर मारी और एक युवक की डेथ हो गई। तो ये नॉर्मल तरीका है न्यूज़ देने का। अब आप उसको बोलोगे कि एक मुस्लिम ड्राइवर ट्रक चला रहा था और वो इतनी तेज़ी से जा रहा था, उसने टक्कर मारी और एक गरीब दलित हिंदू की मौके पे ही मृत्यु हो गई और उसका परिवार बिलख बिलख कर रो पड़ा। अब ये जो न्यूज़ है ये अपने आप में इतना इमोशन जगाएगी, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है, अपने आप ही हुआ हो, बट आपने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया वो कैसी भावना भड़का रहा है। तो आप एक सर्टेन तरीके की विचारधारा रखना चाह रहे हो। आप धर्म और जाति को लेकर भी काफी खुलकर बोल रहे हैं। एक देश एक धर्म को लेकर आपके विचार बेहद अलग मुझे नजर आए। आपको लगता है कि हमारे जैसे देश में ये मुमकिन है? मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कितने सालों बाद ऐसा होगा, बट अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट होते हैं। इतने 192 कंट्रीज़ हैं दुनिया में, हर एक की अपनी सेना है। अब आपने बॉर्डर्स पे इतने ढेर सारे लोगों को रख रखा है, वहाँ पे कितने लोग शहीद हो जा रहे हैं हर साल, कितने लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जा रहे हैं। आप किसको किससे डिफेंड कर रहे हो? आप सिर्फ अगर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करो सोसाइटी में, आपका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद होना चाहिए कि हर एक इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, वो चाहे किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको आप जितना एनहांस कर सको, जितना और अच्छा कर सको, वो आपकी गवर्नमेंट आपको करना चाहिए। अब बट उसमें क्या है कि हम बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम बने जिसमें कि सिर्फ एक ही नेशनैलिटी हो, तो उसमें सारी गवर्नमेंट्स जो छोटी छोटी स्टेट की गवर्नमेंट्स बन जाएंगी, वो अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करें, अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर देखें कि भाई उनका लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग रहे।
तो वहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स ना रहें, उनको हम एलिमिनेट कर दें, तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब देश की आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, चीन मुर्दाबाद, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो जिन चीज़ों में आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है वो छोड़ करके आप एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बनाओगे। आप सोचो अगर इतने ढेर सारे लोग मिल करके सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन सर्वधर्म संपन्न देश भी कहा जाता है। आप हालांकि दुनिया की बात कर रहे हैं, बेहद सकारात्मक सोच है आपकी, लेकिन शायद बहुत से लोग जो ये सुन रहे होंगे वो ये भी सोचेंगे कि ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। देखिए, जो बाकी धर्मों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदू धर्म जो है वो तो शुरू से ये कहता है, पहली चीज़ तो हिंदू धर्म अपने आप को कभी हिंदू कहा ही नहीं। उसने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। ये तो लोगों ने कह दिया कि भाई ये आप लोग जो है आपको हिंदू कहा जाता है। और हमने तो हमेशा ही लोगों को अपनाया, हमने तो जो भी धर्म आए हम तो सबको अपनाते चले गए। और हम तो हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये हमारी संस्कृति है। अब इसको लोगों ने धर्म का नाम दे दिया। हम इस संस्कृति, इस विचारधारा के थे, अब धीरे धीरे उसको धर्म का नाम दे दिया और उसके बाद फिर धर्म की एक अलग आइडेंटिटी बन गई। फिर हमें हिंदू कहा जाने लगा। फिर लोग कहने लगे कि भाई हिंदुओं को कोई अटैक कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सब करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें शुरू करी। बट इससे जनता का एज अ होल तो विकास नहीं हुआ ना। एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अपने परिवार के साथ जाए, खुशी से रहे, और जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं इस दुनिया में वो उनकी फैसिलिटी ले सके। ये धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उस पर आपका क्या कहना है? धर्म को जो है वो कहीं ना कहीं आधार बनाकर और उस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा धर्म का हवा बनाया गया है। आप अगर हमारे शास्त्रों में भी पढ़ो, हमारी संस्कृति भी देखो, वो कर्म प्रधान है, वो धर्म प्रधान है ही नहीं। हम पता नहीं क्यों धर्म प्रधान बात करने लगते हैं। इंसान की जो आइडेंटिटी है वो कर्म से होती है, वो धर्म से है ही नहीं आइडेंटिटी। आप किसी भी इंसान को देख लो, आप अगर उसने कर्म नहीं किया तो आप उसको जानोगे नहीं। आज अगर मैं कुछ नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। आप अगर आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। तो आपके धर्म से मतलब ही नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपके कर्म से है। हम सभी की आइडेंटिटी हमारे कर्म से है। बट उस कर्म की आइडेंटिटी को हटा करके धर्म की आइडेंटिटी को और ज़्यादा बड़ा बनाना, ये कौन कर रहा है? ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करो। थैंक यू। थैंक यू राम। सर एक गिलास थैंक यू सर। करें? तो अभिषेक सिंह, आप कह रहे हैं कि जो धर्म पर राजनीति है वो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अभिषेक सिंह नेता बनना नहीं चाहते? चाहते की बात नहीं है। मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ बहुत कुछ। अब उसके लिए आपको नेता बन के करना पड़ेगा, तो किसी दिन नेता बनेंगे। अगर बिना नेता बने किया जा सकता है तो बिना नेता बने करेंगे। मैंने सोचा है कि जो भी मैंने जीवन में सीखा है, जितना भी कुछ मैंने अचीव किया है, उस सोच से, उस समझ से, वो थोड़ी बहुत अथॉरिटी से, थोड़ा बहुत अधिकार से, जो पावर मेरे पास है लोगों के प्यार की, उससे अगर मैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकूं, उनकी सोच बदल सकूं। क्योंकि मैं ऐसे समाज से आता हूं, ऐसे परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवेश में पले बढ़े। 10वीं क्लास तक उनके पास चप्पल नहीं था पहनने के लिए। फिर बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी, स्टेट पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हुए, फिर प्रमोट होकर के IPS बने। अपने दम पर उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन जिस परिवार से मैं आता हूँ ना, वो मानसिकता उनकी बहुत छोटी थी। जब मैं उनसे बात करता हूँ, आज भी है, अगर मैं गांव में जाता हूँ तो बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं, एक्सपोजर नहीं देखा। हमारे परिवार में हमारी बहनें हैं, हमारा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो उन लोगों ने इंटरकास्ट लड़कों को पसंद किया, तो हमारे घर में कोहराम मच गया कि ऐसा कैसे हो जाएगा। अच्छा। कि अपनी जाति से नीचे जाति के में कैसे शादी हो जाएगी, जबकि इतने पढ़े लिखे हैं। जबकि इतने पढ़े लिखे हैं। बट हमारे घर में कोहराम मच गया। मुझे बहुत अजीब लगा। तो सोचिए कि जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, हाँ। वहाँ क्या हाल होता होगा।
तो वहाँ क्या, और मेरी बहनों की शादी में आप सोचो, मेरे मम्मी पापा नहीं गए, मेरे चाचा चाची नहीं गए, उनके माँ बाप नहीं गए, कैसे बदलेंगे समाज? तो कैसे बदलेंगे आप? और जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो लड़का कोई सरकारी नौकरी में, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, लोग अपना आपस में बिजनेस कर रहे हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, बट तो भी दिमाग में बैठी हुई है वो चीज़। आजकल पीडीए की चर्चा बहुत हो रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उन्हीं को मोहरा बनाया जा रहा है। हालांकि जिन्होंने ये नाम जपा या कहा जाए कि इसके स्वर को आगे किया, उनको फायदा भी हुआ चुनावों में। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को भी क्या धार बना के आगे किया जा सकता है? देखिए, ये एक आइडेंटिटी दी जा रही है वोट बैंक के लिए। हर एक पार्टी करती है, हर एक पार्टी कर रही है, आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि हमें ये, इसकी बजाय लोगों की ज़िंदगी में हम क्या बदलाव ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि हम उनकी आइडेंटिटीज़ को, कास्ट आइडेंटिटीज़ को कितना सुदृढ़ बनाएं। किसी की कास्ट को, उसको इतना ज़्यादा सुदृढ़ बनाने में, उसको इतना ज़्यादा उसके दिमाग में डालने में कि तुम यही हो, तुम अगर सवर्ण हो तो तुम सवर्ण हो, तुम ठाकुर हो तो तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो तो तुम दलित हो, तुम यादव हो तो तुम यादव हो, ये करके क्या मिलेगा? बट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती हैं क्योंकि वो चाहती नहीं कि ये चीज़ चली जाए। अगर ये चली जाएगी, मुद्दों की राजनीति होगी, तो मुद्दों की राजनीति करना बहुत कम लोगों को आता है। फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ग्राउंड पे। वो मेहनत करने से सब बचना चाहते हैं। तो सब चाहते हैं कि भाई बहुत आराम से हम इनके समाज के 2-4 लीडरों को पकड़ें, उनको बोलें कि जी आपको उस दिन लेकर के सबको आना है, वोट डालना है। कुछ हम 3-4 स्टेटमेंट ऐसा मारें जिससे कि ये लोग खुश हो जाएं, और उसके बाद फिर हम इनका वोट ले लें। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी क्या सोच? आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको लगता है कि उसी धर्रे पर अभी चल रहे हैं हम? मैं मोदी जी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि पॉलिटिक्स एज अ होल पिछले कुछ वर्षों में सब लोगों ने अपनी इमेज को बहुत क्लीन करने की कोशिश की है। तो भ्रष्टाचार हैज़ बिकम अनएक्सेप्टेबल। तो पहले की जो पार्टीज थी, पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों पहले जितना भ्रष्टाचार के ऊपर था, पिछले 10 वर्षों में जितना अभियान चला है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे हर एक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब लोगों ने, चाहे ऑपोजिशन कांग्रेस भी हो, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तो सब लोगों ने भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो उस वजह से, और आप देखेंगे कि कोई भी, किसी भी ऐसी पार्टी में कोई भी अगर लीडर ज़रा सा भी उसके ऊपर हल्का सा भी आक्षेप लगता है तो इमीडिएटली उसको हटा दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है और ये और ज़्यादा होना चाहिए। बट इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जो प्रॉब्लम है ना, वो ग्राउंड लेवल पे है, नीचे के लेवल पे है, और उससे जो आम आदमी प्रभावित होता है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, वो बहुत बड़ा इशू है। और वो देखिए, आपकी फैन फॉलोइंग इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपका इंट्रो दिया स्वतंत्र विचार, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, और मुझे लगता है देश के करोड़ों लोग भी जानना चाहेंगे कि अभिषेक सिंह को लगता है कि आज के समय में कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? सभी पार्टीज अच्छा काम कर रही हैं, सभी पार्टीज कोशिश कर रही हैं बदलाव की तरफ जाने की। बट कभी कभी मुझे लगता है कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं वो सभी पार्टीज अपनाने की कोशिश करती हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी सत्ता में है और जिसको पास पावर है, जिसको लगता है कि वो अपना सकती है, वो अपनाने की कोशिश करती है पॉपुलिस्ट मेजर्स शॉर्ट टर्म गेन के लिए। वो ठीक नहीं है। हम लोग हमेशा, आप बचपन में हम लोग के घर में ऐसे अंकल आते रहे होंगे, आपके यहाँ भी आते होंगे, जो आते थे और बोलते थे कि बेटा चलो तुम्हें घुमा के ले आते हैं, चलो चॉकलेट खिलाते हैं, चलो मूवी दिखा लाते हैं। और ऐसे अंकल भी आते थे जो आते ही सबसे पहले बोलते थे, अरे भाई साहब ये बहुत खेल रहे हैं बच्चे, इनका ज़रा होमवर्क चेक करते कि नहीं आप, अब इनका 10th आ गया है, पढ़ाई वढ़ाई की, चलो इधर आओ बेटा, 9th क्लास में कितने % आए तुम्हारे, अब क्या करोगे बोर्ड में, चलो दिखाओ केमिस्ट्री में क्या है, पीरियोडिक टेबल आती है कि नहीं, चलो टेबल पढ़ाओ। तो हमें उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि अरे कहाँ से आ गए, और आज भी गुस्सा आता है। आज भी अगर आपकी मेमोरी होगी तो आप कभी ऐसे अंकल को नहीं याद करोगे जो आकर के आपसे पीरियोडिक टेबल और टेबल पूछते थे। आज भी आप उन्हीं अंकल को याद करोगे जो आते थे और आइसक्रीम खिला देते थे बिना पूछे मत कि तुम कौन सी क्लास में हो, तुमने क्या पढ़ाई की है, कल तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ है कि नहीं, कल तुम्हें स्कूल जाओगे कि नहीं, कल तुम्हारा स्कूल छूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट हमें वही अंकल पसंद हैं आज तक। तो ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी वैसा ही अंकल बनना चाहती हैं कि हमें तुम्हें पूछना नहीं कि तुम आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम ये आइसक्रीम खाओ, हमें वोट दो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हर मुद्दे पे तो बात कर ली, लेकिन चूंकि आपको संगीत और अभिनय का शौक है और आईएएस से जो आपका सफर रहा एक एक्टर के रूप में, वो भी मैं जानना चाहूँगी संक्षेप में कि ये कैसा सफ़र था, आगे आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम देख पाएंगे आपको? बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया। बी प्राक जी के साथ में काम किया, जुबिन नौटियाल जी के साथ में, हार्डी संधू जी, बादशाह जी, इन सब के साथ में काम किया। और अभी एक फ़िल्म आने वाली है मेरी जिसमें राइमा सेन है और मैं हूँ। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर है। अच्छा। तो वो अभी बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे हम। मतलब अब आप मुद्दों पर मूवीज कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जी। बहुत खास मुद्दा है और ऐसा मुद्दा है जो हर कोई इसको देखना चाहेगा। थोड़ा सा बिल्कुल। बताइए इस फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म है 1946 के टाइम की। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक कॉल दी थी कि भाई हमें एक अलग देश बनाना है धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे। तो भारत रेडी नहीं था। उन्होंने कहा कि जी धर्म के नाम पे कैसे बन सकता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई 16 अगस्त 1946 को हम पूरा भारत बंद करेंगे, उसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाएगा और उस दिन हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम भारत बंद कर सकते हैं या नहीं, और जो नहीं बंद करेगा फिर उससे ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे। तो उस दिन बहुत मारकाट हुई थी। तो उसके ऊपर ये फिल्म है और उसके बाद से लेकर के अभी तक कि क्या क्या घटनाएं घटी, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आया है, तो ये उन सारे मुद्दों को टच करती है। तो जब आप बॉलीवुड में गए होंगे तो लोगों ने आपको कैसे देखा? क्योंकि एक आईएएस अधिकारी जब वो राह पकड़ता है तो जाहिर तौर पर बहुत सीरियसनेस, और लोगों को लगता है कि ये तो बहुत जानकार है, इससे तो बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा वाला कोई हाँ, किस्सा? वैसा रहता है। तो लोग हमसे जनरली पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत करते हैं और गवर्नमेंट के बारे में बहुत पूछते हैं। तो उनको बहुत मज़ा आता है सुनने में गवर्नमेंट की किस्से कहानियाँ। अंत में मैं चाहूंगी कि आप, चूंकि इस वक्त देश के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, चूंकि पेपर लीक का मसला भी इस वक्त चल रहा है, नीट पेपर लीक को लेकर 24 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, उन छात्रों से कोई संदेश देना चाहेंगे या देश के तमाम छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा छात्रों से कि जो नीट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब चूंकि हो चुका है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, लेकिन आप पूरी मेहनत से आप आगे बढ़िए और दिल छोटा मत करिए। ऐसी बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे ज़िंदगी में, बट हमें कभी दिल छोटा नहीं करना है। और कभी भी फेलियर होना तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक दिमाग पे नहीं रहना चाहिए। इमीडिएटली बाउंस बैक करो आप। जितना लंबा उसका इम्पैक्ट आप रखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, अपने इमोशन वेस्ट करोगे। कुछ चीज़ें जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अब आगे क्या करना है वो सोचने पे आप ज़्यादा समय लगाओ, ना कि रोने पे या दुखी होने पे या लोगों से अपना दुख शेयर करने पे या लोगों की सहानुभूति लेने में। क्या करना है वो मुझे लगता है कि नहीं, आपको उस पर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। और यूथ में ना बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। अगर उसको हमने सही दिशा में चैनलाइज कर लिया, ये जो वक्त होता है ना जब आप जवान होते हो, आपके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, तो उस टाइम पे ना अगर आपने सही दिशा में अपने जीवन को ले लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी बढ़िया है, पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। बट अगर आप गलत दिशा आपने पकड़ ली, उस वक्त आपने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को तराशा नहीं, अपने आप को निखारा नहीं, तो फिर आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। तो तराशिए, निखारिए और बाउंस बैक जरूर कीजिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, एक ऐसा शख्स कह रहा है जिसने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। देखते रहिए न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।